अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा आसिफ की तबाहकुन चित्रोल बैरिस्टर गौर आपे से बाहर हो गए। ख्वाजा आसिफ का कहना था इमरान खान एक फितना है, उसका एक ही काम है लोगों को जेल में डालो, बस इंतशार फैलाओ मुल्क में। वो बंदा इसराइल का एजेंट, मुल्क का गद्दार है। उस बंदे ने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहने की देर थी, उसके बाद बैरिस्टर गौर का पारा हाई ख्वाजा आसिफ की दुर्गत बना दी। तुम लोग मेरे कप्तान से इतना डरते हो, अगर हिम्मत है तो बाहर निकालो। वो जेल में बैठ कर भी तुम्हारी नींदें उसने हराम की हुई हैं। ऐसी तकरीर जो तारीख में याद रखी जाएगी। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। तमाम फोरम्स पे जरूर लड़ते रहें, एहतजाज करते रहें, लेकिन इस हाउस की सेंटिटी को अगर वो डैमेज करेंगे तो नुकसान हम सबका होगा। अगर इनका लीडर कैद में है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, वो अदालती मामला है कि वो ठीक कैद में है या गलत कैद में है। मैं स्पीकर में ये जो सबने बात की है मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगा, उसके आगे बढ़ाना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, पहली बात तो ये है कि हमारी सियासी तारीख में तमाम पार्टियों के लीडर जो हैं वो कैद में रहे हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कैद में रही, तवील अरसा कैद में रही। प्रेसिडेंट साहब आसिफ ज़रदारी जो है वो कैद में रहे। उसके बाद जो है मियाँ शहबाज शरीफ, हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ भी कैद में रहे, तवील अरसा कैद में रहे, जलावतन हुए। लेकिन हमने उन इश्यूज़ को ज़रूर, उनकी कैद के इश्यूज़ को या उनकी विक्टिमाइजेशन को जो है हाईलाइट किया, लेकिन हमने सिस्टम को जो है दाव पे नहीं लगाया, या इस हाउस की सेंटिटी जो है, इसका जो प्रोसेस है या प्रोसीजर जो है उसको दाव पे नहीं लगाया। एहतजाज करते रहे, मुख्तलिफ फोरम्स को इस्तेमाल करते रहे, चाहे वो अदालती पार्लियामेंट का फोरम था, एजिटेट करते रहे। मैं इस तारीख में नहीं जाना चाहता कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो है 2016-17 में क्या हुआ, मैं उसके बाद भी जो कुछ हुआ मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। ये टोटल लीडरशिप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और सारी की सारी फैमिली के, इवन जो नॉन कॉम्बैटेंट जिस तरह कहते हैं, जो सियासत में नहीं थे या नहीं हैं, आज भी नहीं है, वो भी जेलों में चले गए। 2 साल, सवा 2 साल, जितना भी अर्सा गुजर गया है, कार्रवाई का महवर जो है पीटीआई के लिए वो सिर्फ और सिर्फ जो उनका लीडर है। किसी नेशनल इशू पे उन्होंने डिबेट में कभी हिस्सा नहीं लिया। किसी लेजिस्लेशन जो है, जो जिस तरह की भी हो, चाहे वो अपोज करें लेजिस्लेशन को, अगर वो उससे एग्री नहीं करते उनका हक है, लेकिन एक अदारे को जो सबसे मुक्तदर अदारा है आइन के तहत इस मुल्क का, अदलिया से भी ऊपर है, एग्जीक्यूटिव से भी ऊपर है, ये फाउंटेन ऑफ पावर है, ये अदारा जो है, उसको डिग्रेड करना, उसको विलिफाई करना, उसकी वक़्त को, उसके एहतराम को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने की रोज़ाना कोशिश करना, सिर्फ एक शख्स के लिए। जनाब स्पीकर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि इंसान तो आनी जानी चीज़ें हैं। आज हैं बड़े बड़े लीडर जो हैं, बड़े बड़े कदावर लोग जो हैं, वो दुनिया से चले गए। मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ। ये मुल्क जारी और सारी है अल्लाह के फजल से, और जारी और सारी रहेगा। हम नहीं होंगे, हमारी जगह को और हमारी आने वाली नस्लें आ जाएंगी। ये दुनिया की रीत है। ये जितनी हज़ारों साल तारीख है दुनिया की, उसमें यही होता है। बड़ी बड़ी हस्तियां जिनके लिए ये कायनात वजूद में लाई गई, वो दुनिया में ना रहे। तो ये अगर इनका लीडर कैद में है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, वो अदालती मामला है कि वो ठीक कैद में है या गलत कैद में है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन डिसरप्टिंग दिस हाउस, द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, डिसरप्टिंग द प्रोसेस ऑफ व्हाटएवर इज बीइंग कंडक्टेड इन दिस हाउस इज, आई थिंक, द कॉस्ट ऑफ, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे जुबान से कोई ऐसी बात ना निकले कि जिससे ज्यादा विशिएट हो या माहौल जो है, लेकिन ये रवैया दुरुस्त नहीं है। ये उनके अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए ठीक है, उनको कोई हदायत आती हैं, वो उन हदायत पे अमल करने की कोशिश करते हैं। हर शख्स जो है वो खड़ा होकर जो है अपना हिस्सा डालने की कोशिश करता है। शायद हो सकता है उन जहनी तौर के ऊपर उस चीज़ के साथ ना हो, मुझे ज़ाती तौर पर भी पता है कि बहुत से लोग चाहते हैं, हमारे पीटीआई के जो कोलीग्स हैं जो है ठीक तरीके से चले, साथ साथ जो है वो एहतजाज भी करते रहें, बाहर भी करें, यहाँ भी करें, लेकिन इस अंडरमाइन ना करें इस प्रोसेस को। जो है आप अंडरमाइन करेंगे तो ऑलरेडी ये अदारा जो है ओवर द ईयर्स बहुत अंडरमाइन हो चुका है। इसको बड़ी कारी ज़रबें लगाई गई हैं पिछले 70, 75, 76, 77 साल के अंदर। इस अदारे को ये अदारा रिकवर करता है, और ये कारी ज़रबें जो है ये हमारी तरफ से लगाई गई। अगर हमारी कमजोरियां ना होती
तो कोई और बाहर से आके इसके अदारे को कारी सर्व नहीं लगा सकता था या इसको मुजमिल नहीं कर सकता था। ये इसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अपना अपना जो गिरबान जो है उसको उसके अंदर झांकने की जरूरत है। अगर कोई ताना आज हमें दिया जाता है तो कौन है जो इस हाउस में जो बैठा हुआ है जिसके ऊपर ताना जो है वो फिट ना बैठता हो? कोई एक पार्टी बता दें, एक इंडिविजुअल बता दें। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। वो अपने लीडर की रिहाई के लिए तमाम फोरम्स पे जरूर लड़ते रहें, एहतजाज करते रहें, लेकिन इस हाउस की सैंक्टिटी को अगर वो डैमेज करेंगे नुकसान हम सबका होगा। किसी एक पार्टी का या किसी एक फर्द का नुकसान नहीं होगा, ये कलेक्टिव नुकसान होगा। और अगर हमें इस हाउस को स्ट्रेंथ करना है, ये देनी है, अगर हमें कोई शिकवे शिकायत हैं या मीडिया को शिकवे शिकायत हैं या किसी और लोगों को शिकवे शिकायत हैं कि ये हाउस जो है उसके पास स्ट्रेंथ नहीं रही या ओवर द ईयर ये कमज़ोर हो गया है, तो स्ट्रेंथ हमने देनी है। हम ज़्यादा मुजमिल करेंगे तो जो थोड़ा बहुत जो इज्जत आबरू रह गई है वो भी मलिया मेट हो जाएगी। तो आई थिंक ये बेसिक एक बड़ी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं किसी पार्टी से तल्लुक रखते हो, एहतजाज जरूर करें, आपसे टाइम मांग लें, 10-15 मिनट 20 मिनट जो है तकरीरें कर लें, अपना रजिस्टर करवा लें, लेकिन डिसरप्टिंग द हाउस, डिसरप्टिंग द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन जो हमारा बुनियादी हक है या बुनियादी फर्ज है, विल अल्टीमेटली अंडरमाइन करने के बाद और घंटा के इंतजार के बाद आप मुझे फ्लोर दे रहे हैं। ये नहीं बड़ी बोलना अफसोस क्या? की बात है। बैरिस्टर साहब नहीं बोलना क्या? नहीं, मैंने बोलना है, दिस इज माय राइट, ये मेरा राइट है। नाराज नहीं होना मुस्तफा भाई, नाराज नहीं। जी जनाब स्पीकर, हमारे पास तमाम का मैंडेट है और उनके राइट के लिए बोल रहे हैं जनाब। जनाब स्पीकर। जी जनाब। बट इस चेयर को हम हमेशा चाह रहे हैं कि मजबूत हो, इंडिपेंडेंट हो और हमारी आवाज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इसलिए चकजैद साहब ने सही फरमाया कि शायद हमारी जबानों में लुकनत है, हमारी आवाज़ कमज़ोर है। फिर फैसला कलम करेंगे कि आपके साथ यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा है भी कि नहीं। हमारी अपनी असम्बली जिस तरह आप लगाते थे उसी असम्बली, उससे बढ़कर असम्बली हम लगाएंगे। जिनके पास 3 करोड़ आवाम का वोट है, इनके पास क्या थे? इनके पास तो 17 सीटें थी, 17 सीटों वाले आके बैठे। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम पे भी मैंने और हमने हमेशा से कोशिश की कि सिस्टम में चलते हुए तब्दीली लेके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद चकजैद साहब सही फरमा रहे हैं, लुकनत है जो ख़त्म नहीं हो रही। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम पे भी हमने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि इस वक्त इस मुल्क के अजीम लीडर अगर है तो इमरान अहमद खान नियाजी है। आज तक 34 हफ्तों से उससे मुलाकात पे पाबंदी है, 34 हफ्ते हम नहीं मिले। जनाब स्पीकर, मैं आपसे रूलिंग मांगूंगा। ये अवाम यहाँ बैठी हुई है, अपोजिशन या आपके साथ जो बैठी हुई है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आईन कानून के मुताबिक उसका राइट है, उससे साथ डॉक्टरों का मिलना, फैमिली का मिलना, लीडरान का मिलना अदालतों के ऑर्डर के मुताबिक है। हमने लास्ट टाइम भी आपको कहा, इस मरतबा ये अपोजिशन आपसे यूनानिमसली, ये अपोजिशन जो 3 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करती है, 6 करोड़ वोटों में से 3 करोड़ वोट लेके हम यहाँ बैठे हैं, ये अपोजिशन आपसे यूनानिमसली मुतालबा करती है कि आप रूलिंग दे कि इमरान खान का साथ फौरन हमारी मुलाकात हो, फिर हम उससे इंस्ट्रक्शन ले ले इस बजट से रिलेटेड। ये हमारा मुतालबा है, ये हमारा यूनानिमस अवाम का मुतालबा है जनाब स्पीकर। और अवाम के मुतालबे पे आपने रूलिंग देना, आप रूल्स के मुताबिक पाबंद है, इस पे रूलिंग देना। जनाब स्पीकर, आप साथ ही में ये कह दूं, चकजैद साहब ने जिक्र किया, जनाब स्पीकर, वोट जमहूरियत की इकाई है। वोट के बुनियाद पे लोग इंतखाब होकर पार्लियामान में जाते हैं, अवामी नुमाइंदे कहलाते हैं। वो बाग दौड़ जब संभालते अपने अवाम के लिए तो वो लोग होते हैं जो नुमाइंदगान होते हैं। जनाब स्पीकर, गिलगित बल्तिस्तान के 24 सीटों में से हम 23 पे लड़ रहे थे, 15 पे हमने वाजे बरतरी हासिल की है। हमें 3 के फां 47 दिए गए। हम उस इलेक्शन को रिजेक्ट करते हैं और इस दांधली की मुजम्मत करते हैं। एक मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ पाकिस्तान में दांधली ज़दा हुकूमत को बिठाना, दांधली ज़दा लोगों को वहां रखना, ये जमहूरियत के रूह के मनाफी है। खुदारा ये नुकस हमेशा के लिए खत्म करो। इसलिए ये अपोजिशन पुरजोर मुतालबा करती है जनाब स्पीकर, आप उस पे हुकूमत से रूलिंग दे। लॉ मिनिस्टर साहब मौजूद है, वो इस पे गाइडेंस दे। हम यूनानिमसली मुतालबा करते हैं कि आइंदा पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन ना हो मगर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से हो, ताकि अवाम को अपने नुमाइंदे सही तौर पे हक अदा कर सके और इसमें धांधली ना हो। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ भी इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत कब की खत्म हुई है, जनवरी 2025 में खत्म हुई है। 2 मेंबरान की हुकूमत खत्म हुई है, उसकी मुद्दत खत्म हुई है। वजीर आजम साहब ने कभी लेटर नहीं लिखा मौजूदा लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि हमारे साथ कौन से मेंबरान करे।
जनाब स्पीकर, हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इस सिस्टम को रिफॉर्म करे, इस सिस्टम को इस तरीके से जो चल रहा है दानिशरा, इसको हम खत्म करने का मुतालबा करते हैं। ये यूनानिमस मुतालबा है इस अपोजिशन का, ये 3 करोड़ अवाम का। जनाब स्पीकर, आखिरी एक पॉइंट की तरफ जनाब स्पीकर में तवज्जो कराऊंगा। इस मरतबा हुकूमत 5वां बजट पेश करने जा रही है। जनाब स्पीकर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान में एक हुकूमत 5वां बजट पेश करने जा रही है, जो ये हुकूमत है। एक वज़ीर आज़म लेकिन ये ऐसी नालायक और ऐसी तरह फेल हुकूमत है कि आज इनको अपने डिफेंस के स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए, डिफेंस बजट की पूरा करने के लिए भी पैसे पूरे नहीं है। स्ट्रेटेजिक नीड्स जितने भी है जनाब स्पीकर, हमारे अफवाज कुर्बानियां दे रही हर जगह पे, हम उनको सलाम पेश करते हैं। उनकी जो स्ट्रेटेजिक जरूरियात है हर सूरत पूरे होने चाहिए। 1.7 ट्रिलियन नहीं, उनके जरूरियात अगर 3 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन के हैं वो पूरे होने चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत के सूबों के कंधों पे आप नहीं डाल सकते। 4 साल के बाद आपकी तरक्की यहां तक आई, आप बिहार को रिफॉर्म नहीं कर सके, आप रुपए को डिवेल्यू कर सके, आपने रुपए को डिवेल्यू करते रहे, आप गैर जरूरी तौर पर लोन लेते रहे, आप टैक्स कलेक्शन नहीं कर सके, आप रेज नहीं कर सके अपने टैक्सेस को, आप रिफॉर्म नहीं लेके आ सके उस स्ट्रक्चर जैसे आपका रिटेल और आपका रियल एस्टेट कवर हो, आपका एग्रीकल्चर कवर हो। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से आप अपने कलेक्शन ना कर सके, अब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वफाक अपना शोल्डर कर रही हैं सूबों से। जनाब स्पीकर, सूबों से शेयर लेना एक आईनी नुक्ता है। NFC के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद उसमें आप कमी नहीं कर सकते, आप उसमें कमी नहीं कर सकते। ये बजट पे बोलिएगा ना। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत के पास अभी भी वक्त है। ये गैर आईनी मुतालबा होगा ऑन बिहाफ ऑफ द वफाकी हुकूमत कि वो सूबाई हुकूमतों को कहे कि मैं आपका शेयर फ्रीज करता हूं और फिर उसमें से हमें दे। हम इसको हुकूमत की नाकामी समझते बजट में स्पीच 5 साल के बाद। नाज़रीन इकराम, आपने ख्वाजा आसिफ और बैरिस्टर गौर की तकरीर सुनी, उसके अलावा आपको ये भी पता है ये लोग किसकी ज़बान बोलते हैं। जो पीछे से इनको आर्डर होता है बस वही बोलते हैं, इनकी अपनी कोई भी हैसियत नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी पता है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने नहीं थे, इसको बनाया गया था। वो यही लोग चाहते हैं, यानी कि उसको वज़ीर आज़म बनाते हैं जो उनकी हर बात पर जी जी करे। वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, आपको नज़र भी आ रहा है। नाज़रीन, हर इदारे को चाहिए अपनी ऐनी हदूद में रहकर काम करे। जिसका काम सियासत है वो सियासत करे, जिसका काम सरहदों की हिफाजत करना वो सरहदों की हिफाजत करे, क्योंकि 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। आपको पता है इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, ये भी हकीकत है, इमरान खान ने भी जो अपनी हुकूमत में किया था वो गलत था। आपको पता है मरियम नवाज और उसके वालिद को जो जेल में डाला था वो गलत था, उसका आपने एंड रिजल्ट देख लिया। अभी इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने भी वो कुछ किया जो खान साहब ने किया था। नाजरीन, इनको चाहिए अपनी सियासी लड़ाइयाँ छोड़कर मुल्क पर काम करें, मुल्क में परफॉर्मेंस दें, क्योंकि 5 साल बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर ये किस मुँह से वोट मांगेंगे। नाज़रीन इकराम, इनके पास गोल्डन चांस होता है, इनको 5 साल मिलते हैं, इनको चाहिए अवाम की खिदमत करें, 5 सालों में अपने आप को प्रूफ करें। हालांकि ये एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने पर 5 साल गुजार देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब पाकिस्तानी है। नाज़रीन, आपको पता है पाकिस्तान का असल एक ही लीडर था, वो कायदे आज़म था, क्योंकि कायदे आज़म ने पाकिस्तान को आज़ाद कराया था। और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कायदे आज़म का जिसने साथ दिया था। कायदे आज़म जैसा बस एक लीडर और पाकिस्तान को मिल गया तो फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया का नंबर 1 मुल्क होगा, पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर किया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर वीडियो आप तक पहुँच सके। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।